मिट्टी में वो अपने सपने और सींच प्यार से जीना वो जीना जो कुदरत के साथ में। कितना हंसी ये मौका है तो रह जागरूक और सही है जो वो करे। गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। पंजाब के पटियाला शहर में प्रभा कहतान फाउंडेशन द्वारा आयोजित कलम की एक सुहानी आफ्टरनून में मैं ऋतिका तलवार से एहसास वुमन प्रायोजक श्री सीमेंट और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर 2 नंबर 3 की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। मुझे आप सबको प्रभा कहतान फाउंडेशन की गतिविधियों के बारे में बताते हुए खुशी हो रही है। फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति और महाशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली एक बेहद प्रतिष्ठित संस्था है। फाउंडेशन के कार्यक्रम और गतिविधियां भारत और दुनिया भर में 40 से भी ज्यादा शहरों में लगातार चलते रहते हैं। हम कलम के अलावा किताब, नफस, एक मुलाकात, द राइट सर्कल, सुर और साज और आहार जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। जब बात कलम की होती है तो अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने वाला ये कार्यक्रम अब दुनिया भर में काफी प्रिय हो चुका है। एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट, राइटर्स और परफॉर्मर्स के साथ जुड़ने के अलावा हम नए हुनर को भी उनके ऑडियंसेस से जोड़ते हैं। हमें खुशी है कि आज कलम पटियाला में हमारे अतिथि के रूप में मौजूद है फिल्म समीक्षक अजय जी। श्री अजय जी ने अंग्रेजी के प्रभाव वाली पत्रिका को गॉसिप की दुनिया से बाहर निकालकर एक गंभीर रूप दिया और बहुत हिंदी फिल्म जर्नलिस्ट के लिए गुरु भी बन गया। फिल्म और फिल्मी हस्तियों पर अपनी पूरी गंभीरता से लिखा और इसके चलते कई कलाकारों के आप बहुत प्रिय भी हैं। आप ऐसे बड़ी लगन, समकालीन सिनेमा और सिनेमा की सोच की काफी किताबें लिखी हैं। फिल्मी दुनिया के कलाकार वीर इरफान खान पर लिखी आपकी पुस्तक इरफान और कुछ पन्ने कोरे रह गए की लोकप्रियता का नाम आपने काफी फेम हासिल किया है। आप अपने ब्लॉग, चवन्नी चैट और यूट्यूब चैनल सिनेमा हॉल से भी काफी लोकप्रिय हुए। अब मैं और समय ना लेते हुए अजय जी की बातचीत के लिए एहसास वुमन सोनिया अग्रवाल को आमंत्रित बहुत स्वागत है पटियाला के इस मंच पर। और आज हमारे साथ अजय जी की राइटिंग मौजूद है। आपका भी बहुत तो अजय की शुरुआत करते हैं। आपके बचपन से आपका जन्म हुआ बिहार के छपरा में, तो कुछ हमें अपने बचपन और सोनिया तो आपका जन्म हुआ बिहार के छपरा में, हमें कुछ अपने बचपन और फैमिली के बारे में बताइए। जी, छपरा एक छोटा शहर है और बिहार में मालूम है आपको, और वो मेरे माँ का मायका भी है। तो जैसे कि पुराने परिवारों में रिवाज था कि जब भी डिलीवरी होने वाली है माताएं मायके चली जाती, तो मेरी माँ भी मायके गई। और मेरे नाना जी एक जमाने में बेटियां, जो छोटी छोटी रियासतें होती हैं वैसे बेटियां राज भी हुआ करता था। तो बेटियां राज के कर्मचारी थे, उनको एक क्वार्टर मिला हुआ था छपरा में, वहीं मेरी पैदाइश। लेकिन मेरे फादर, मेरे पिताजी जो थे वो ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो अलग अलग शहरों में जाते थे। बचपन मेरा बिहार में चंपारण में बीता है और थोड़ा सा सारण में जो छपरा जिला हुआ वहाँ बीता है, और फिर पटना और अलग अलग शहरों में रहा हूँ मैं। और उसकी कई वजह हैं, जिसकी वजह से मुझे अलग अलग शहरों में रहना पड़ा। मेरे बाकी भाई तो अपने माता पिता के साथ रहे, लेकिन मुझे
बचपन में सुधारने की कोशिश की, अलग अलग गार्जियनशिप में रखा गया, कभी हॉस्टल में भी रखा गया, इस तरीके से चलता रहा। पूरा बचपन ऐसे ही बीता है। तो आप कह रहे हैं कि आप अलग अलग जगह पे रहे, इसका कारण कुछ ये भी था कि आपको पढ़ाई का बहुत शौक नहीं था? जी हाँ, पढ़ाई का वैसे सच्ची बात है कि किस बच्चे को शौक होता है पढ़ने का, लेकिन जबरदस्ती कुछ लोगों को बच्चों को हाथ में लगा दी जाती है। जो बच्चे अच्छे होते हैं माता पिता की बात मान लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं थोड़ा जिद्दी और थोड़ा जो भी कहते हैं उस तरीके से था, तो उतनी बात नहीं मान पाता था। मैं दिल भी नहीं लगता था पढ़ने में जाना। शुरू के दिनों में भी ये हालत हुई, इंटर करने तक तो मैं बहुत ही फिसलनी किस्म का स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन मैं पढ़ना बहुत जरूरी है। ये अब मैं रियलाइज करता हूँ, शायद पहले से पढ़ा होता तो शायद और भी कुछ जानता, लेकिन नहीं, लेकिन जब भी सुधर गए अच्छी बात है। और कुछ लोग ऐसे जिंदगी में मिल जाते हैं जो आपको रास्ते पे ले आते हैं, और वैसा मेरे साथ भी हुआ। तो आपको हिंदी का शौक कैसे पड़ा? और मैंने ये सुना कि आपने फिर अपने यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया, तो हाँ, वो ऐसा हुआ कि जब मैं 10th भी मेरा अच्छा नहीं हुआ, हमारे समय में एक कर्पूरी डिवीजन हुआ। कर्पूरी ठाकुर हमारे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे में। तो बिहार की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कहा कि जो बच्चे अंग्रेजी में फेल होंगे उनको भी पास माना, क्योंकि अंग्रेजी बहुत जरूरी नहीं है हमारे लिए तब ये बिहार में। तो उसको कर्पूरी डिवीजन कहा जाता था। तो मैं कर्पूरी डिवीजन से निकला हुआ, तो अंग्रेजी में फेल कर गया था मैं। फिर बाद में अंग्रेजी का एग्जाम किया मैंने, और फिर वो सप्लीमेंट्री तो वैसा हुआ था। मैं 12th में गया तो हर माता पिता की तरह मेरे माता पिता भी चाहते थे डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, इसलिए साइंस की तरफ, साइंस में मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन पिताजी मेरे एक राइटर थे, लिखते थे, और घर में मैगजीन्स आती थी, कुछ हिंदी की मैगजीन्स एक जमाने में धर्मी हुआ करती थी, दिलमान था, फिर सारिका मैगजीन थी, माधुरी पत्रिका थी, ये सारे घर पे आते थे। तो वो शौक एक बचपन से रहा मेरा लिखने पढ़ने का। और मुझे याद है तो पहली बार किसी मैगजीन में मेरा नाम छपा था, ये 1973 की बात है। आज 27 और 23 50 साल हो गए, 50 साल पहले तब मैं हाई स्कूल में था। और उस समय जो सवाल जवाब कुछ होते थे, जैसे आज टीवी शो होते हैं कि मानते हैं लिसनर्स से कि आप पार्टिसिपेट कीजिए। उस समय जो है डिजिटल मीडिया में था नहीं, प्रिंट मीडिया में, पत्रिकाओं में सवाल रखे जाते थे, फिर सबसे जवाब मांगे जाते थे, तो पाठक जवाब भेजते थे। तो मैंने भी एक जवाब भेजा था, वह जवाब दिलमान जैसी पत्रिका में तब 1973 में छपा था। और वहाँ से एक तरीके से लिखने की शुरुआत हुई। और जब 12th भी मेरा अच्छा नहीं हुआ इंटर, तब पिताजी ने सोचा कि शायद, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी थी, उस समय एक शिक्षक हमारे बाबूजी मेरे जहाँ पोस्टेड थे वहीं थे वो, और वो दरअसल में टीचर थे, हिंदी पढ़ाते थे। और फिर वहाँ उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया अपनी बिहार पर। वो हर कॉलेज स्कूल में कोटा होता है, सिस्टम होता है, जहाँ पे टीचिंग फैकल्टी होती है, किसी वार्ड को चाहे दिलवा सकती है, आउट ऑफ कोर्स जा सकती है, वैसा ही मेरा होता है। लेकिन तब मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि बाबू मैंने तुम्हारा नाम लिखवाया है, तो मेरी इज्जत रखना, मेरा मान सम्मान करना। और वो टीचर भी बहुत अच्छे थे, ऐसे टीचर थे उस जमाने में। आज से मैं 74-76 की बात कर रहा हूँ। वो टीचर जिनके घर आ जा सकते थे, उनके साथ खाना खा सकते थे, उनसे बातें कर सकते थे, उनसे सीख समझ सकते थे, बिल्कुल दोस्त की तरह बिहेव करते थे। और उनका बहुत बड़ा असर रहा मेरे ऊपर। और उसी के साथ 2 और लोग थे, उनका भी असर था। विवाह में मुझे वही होता है, तो हम मास्टर कर रहे थे साथ, वहाँ पर इस तरीके से मैं कल भी कह रहा था, संगत से दूर आप, संगत से दूर जा, तो संगत से ही होता है।
अच्छी संगत हो तो चीजें अच्छी हो जाती हैं, वैसा मेरे साथ भी हुआ। और जेएनयू का आपकी लाइफ पे काफी प्रभाव पड़ा है, तो कुछ जेएनयू के दिनों में कैसे गुजरे हो सकते? जेएनयू में 80 में आ गया था, 1980 में, जब दरभंगा में थे हम लोग, और ऐसा लगा कि हम 3 दोस्त हुआ करते थे अच्छे, तो उन दिनों में अभी दरभंगा में बहुत छोटा शहर डिस्ट्रिक्ट टाउन था वो, और हमें बाहर जाना चाहिए नहीं और निकलना चाहिए। उस समय जेएनयू का काफी नाम था, तो हमने जेएनयू के लिए सोचा, लेकिन ये भी था कि क्या होगा नहीं होगा क्या होगा। तो दिल्ली हम लोग पहुंच के घर से अपने बगैर कुछ मालूम नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता था कि अब अप्लाई किए वेट कर रहे हैं, तो ऐसा आज की तरह एडमिशन प्रोसेस नहीं हुआ, थोड़ा अलग था। तो और कैंपस, जेएनयू कैंपस के बाद जेएनयू कल्चर, कैंपस से ज़्यादा जेएनयू कल्चर है, जिस कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश लगातार जारी है। तो जेएनयू अपने आप में एक ऐसी संस्था तब भी थी, आज भी थी पढ़ाई के मामले में, और एक पूरा माहौल कैंपस का वैसा माहौल तब देश में और कहीं नहीं था। बाकी जगह तो लोगों का मिलना जुलना, जैसे हमारा एक उस जमाने में एक हॉस्टल हुआ करता था कालीनी, जिसके एक विंग में लड़के रहते थे, दूसरे विंग में लड़कियां रहती थी, और दोनों का मेस एक ही हुआ करता था। तो उस मजेदार बात है कि उस हॉस्टल में लड़के कम जाना पसंद करते थे रहना, क्योंकि लड़कियों के सामने खाना कैसे खाएंगे, इसलिए कम लड़के उधर जाते थे। लेकिन कुछ लड़के इसलिए जाते थे कि लड़कियां नहीं थी वहाँ, मेस टाइम कम से कम थोड़ा था, तो अलग अलग चीजें बताना है। ये जेएनयू तब था, आज जेएनयू तो और आगे बढ़ चुका है। तो एक बार फिर जेएनयू का कंपटीशन किया, टेस्ट लेते थे, वो लोग टेस्ट दिया, फिर एग्जाम हुआ, और उस जमाने में जेएनयू में एक आपको पता लागू की नहीं कि जो बैकवर्ड एरिया से आते थे लड़के, उनको एक अलग से कुछ पॉइंट्स दिए जाते थे ताकि वो भी बराबरी में आ सके। कोई कोटा सिस्टम नहीं था, लेकिन जैसे मैं बिहार के पिछड़े इलाके से आता हूँ, तो मुझे 5 नंबर मिले थे एक्स्ट्रा, जो बाकी बच्चों को नहीं मिले होंगे, जो दिल्ली वाले होंगे। उसके आधार पर मेरा एडमिशन मिल गया आसानी से, और फिर जेएनयू तो जेएनयू में वहाँ तो एक साथ इतनी सारी चीज़ें, एक्सपोजर भी इतना बड़ा होता है ना, और वहाँ का ऐसा स्कूल है वो हुआ करता था, जहाँ पे डिस्कशन, झगड़े, लड़ाइयाँ सब पॉजिटिव वे में, आप मुद्दों पर झगड़ा कर रहे हैं, साथ में चाय का ऑर्डर कर रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं, वन ऑमलेट खा रहे हैं, और बदमाशियाँ भी कर रहे हैं। अब वो तब आज के जैसे मोबाइल सिस्टम वगैरह नहीं था, अब आपने वन ऑमलेट का किसी और ने नहीं दिया ऑर्डर, वन ऑमलेट या तो समझ लें, वो बहरा नहीं चला कि वन ऑमलेट किसका है, किसी लड़के को भूख लगी, उसने कहा मेरा ये ले लो, खा के नहीं चलती, लेकिन किसी और को करना पड़ रहा है। तो जेएनयू, और फिर हम लोग के कैंपस में 7 बजे खाने का टाइम होता था, 7 से 8 लोग खाना खा लेते थे। उसका मेस जो था वो डिस्कशन रूम में बदल जाता था, तो हमारे फैकल्टी के लोग आते थे, दूसरे बाहर से बुलाए जाते थे, हर तरह के पॉलिटिशियंस आते थे, लिटरेचर के लोग आते थे, सोशल साइंटिस्ट आते थे, और फिर उनसे टॉपिकल इशू पे बातें वो लोग डिस्कस करते थे। ये आउट ऑफ कोर्स होता है, जैसे मैं तो हिंदी का जानता हूँ, लेकिन मेरी सोशियो पॉलिटिकल जानकारी जो है वो जेएनयू में थी, तो जेएनयू ने एक तरीके से मेरा संस्कार किया है, और जिसकी वजह से आज मैं जो हूँ उसमें जेएनयू का बहुत बड़ा योगदान। तो आपने एमए हिंदी किया, एमफिल किया, पीएचडी कर रहे थे, और आपका अध्यापन करने का मन था, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इसके बाद आपका चीन जाने का कैसे मौका लगा, और वो सारा प्रोसेस कैसे, तो चीन में आपने 6 साल लगाए? जी, जेएनयू में मैं पढ़ाई कर रहा था, और मास्टर करके हमने एमफिल भी कर लिया था, पीएचडी कर रहा था मैं, लेकिन उस माहौल ऐसा कुछ कैंपस का हो गया था कि मेरे सेंटर का जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा था कि मुझे लगा कि शायद मैं टीचिंग लाइन में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थे उनका प्रिय छात्र नहीं था। उसके पीछे पॉलिटिकल कारण था, क्योंकि वे अलग पॉलिटिक्स को बिलोंग करते थे, मैं एक अलग पॉलिटिक्स का था।
और मैं पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ शुरू से, लेफ्ट रीडिंग मेरी रही है और आज भी राइटिंग में जो चीज़ें झलक के आती हैं जिसका खामियाजा मुझे बार बार भुगतना पड़ रहा है, अभी ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है कि अगर आप लेफ्ट के हैं तो कैसे हो सकता है आपके प्रति न सिर्फ काम के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बल्कि सोशल मीडिया पर भी हम लोग एक कोई स्टेटमेंट कोई एक अपनी बात लिखते हैं और ट्रोल्स आ जाते हैं और फिर गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। अगर उससे हम परेशान हो तो फिर बहुत बार चीन के आने का प्रसंग यही हुआ कि मेरे एक दोस्त तो वहाँ से लौट के आए थे तो उन्होंने कहा कि तुम जाना चाहते हो क्या, ठीक है आओगे। और मैं दुविधा में था कि क्या करूँ मैंने ये मौका देखा और मैंने हाँ कह दिया उसको और वही हुआ। सोच के तो गया था कि एक साल रहूँगा आ जाऊँगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक साल का ही था, लेकिन उन्हें भी मेरा काम पसंद आया, मुझे चीन देश पसंद आया और फिर हम ऐसे करते करते 4-5 साल से ज़्यादा रह गए और फिर काफ़ी काम किया वहाँ पे। एक मैगजीन एडिट करता था मैं, उसके अलावा किताबें ट्रांसलेट करता था मैं, कुछ पॉपुलर लिटरेचर कहते हैं या जो सीरियसली लुशियन वगैरह का लिटरेचर का हो तो जानता होगा। लुशियन वहाँ के बहुत बड़े से जैसे यहाँ प्रेमचंद है हिंदी में, वैसे ही लुशियन वहाँ के साहित्यकार थे, उनका ट्रांसलेशन किया। फिर स्वेन चांद वेसांग फाइयान और जो भारत आए थे चाइनीज लिखी हैं उनका फाइयान की किताब को ट्रांसलेट किया मैंने। फिर ऐसे बहुत सारे चीज़ों का काम किया। फिर 5-6 साल के बाद लगा कि नहीं लौट आना चाहिए, भारत आना चाहिए, भारत आ गया। वो चीन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमेशा कहता हूँ चीन मेरा ज़्यादा देखा हुआ है, भारत से ज़्यादा देखा हुआ है और कहीं ना कहीं खाने का शौक भी वहीं से ज़्यादा हुआ और चीन व्यंजन के नाम पे जो भारतीय बाजार में मिलता है वो देख के बहुत कोफ्त होती है क्योंकि वो चीनी स्वाद नहीं है। लेकिन वहाँ भी बहुत छोटा किस्सा बताऊँगा। दिल्ली से मेरे एक दोस्त गए थे चीन, तो वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे कुछ टिपिकल चाइनीज ढाबे वाला खाना खिलाओ, जैसे भारत में ढाबे होते हैं 5 स्टार का खाते हैं ढाबे में, स्वाद का फर्क मालूम है। तो मैंने वैसे ही उनको एक गली में ले गया कहीं पे छोटी दुकान पे और चाइनीज खाना खिलाया। तो उन्होंने खाने वाला कहा कि नहीं यार अच्छी है, चाइनीज नहीं लग रहा है। वो जो वहाँ दिल्ली में मिलता है ना तिब्बत बाजार वो चाइनीज है, वैसा चाइनीज खाना चाहिए। तो कहने का मतलब कि जो मूल स्वाद है वो आप भूल चुके हैं और चीन का अपना एक, भारत में चीनी खाने का अपना एक स्वाद है। लेकिन वहाँ अगर चीनी खाने का आप लोग शौकीन हो कोई भी, तो चीन में 4 अलग अलग इलाके हैं जिनके खाने चलते हैं। हमें उतना भी नहीं मालूम चीन में मतलब क्या खाते हैं। नूडल्स ऑर्डर कर दिया, चाउमीन कर दिया, एक तो वो क्या चीनी इंडियन तो चाइनीज चलता है, वो चिकन चिली वगैरह जो होता है ये सब कुछ भी नहीं होता चीन। तो वही 4 प्रोविंसेस हैं अलग अलग, जैसे सिचुआन का एक स्टाइल है जिसको सिचुआन कहते हैं यहाँ पे, वो सिचुआन हुआ, पेकिंग हुआ, शांतुंग में एक इलाका है वहाँ का इलाका, तो वो बहुत हॉट खाते हैं, मिर्ची बहुत खाते हैं। फिर माओवादियों का झारखंड हुआ था येनान प्रोविंस में, येनान का खाना बहुत ही तीखा होता है, जैसे अपने यहाँ कहते हैं कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर का जैसा खाना होता है वैसा बहुत तीखा। तो है चीज़ बहुत प्यारा है। कभी मौका मिले तो आप लोग USA UK तो घूम आए होंगे, यूरोप घूम आए होंगे, चीन भी जाना चाहिए एक बार। अरे बहुत फ्रेंडली दोस्त नहीं माना जा रहा है, लेकिन वहाँ आप पहुँच जाएंगे। तो मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ और जैसे इनको पता चल जाता है कि मैं बिहार से आया हूँ तो बिहार को लेकर उनके मन में इतना रिस्पेक्ट वहाँ पैदा हुए। वो उनके व्यवहार भी नहीं है, इतनी शर्म होती है कि कोई सीनियर बुजुर्ग जो प्रदेश है वो आपके पाओ, क्योंकि आप उस प्रदेश से आए हो जहाँ पे बुद्ध पैदा हुए, तो मानते थे बुद्ध का थोड़ा अंश तो पड़ेगा। तो चीन का प्रवास बहुत ही अच्छा रहा, आज भी मैं उसको याद करता हूँ और मैं फिर से जानना चाहती हूँ। एक बार गया मैं, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन है योजना है 3-6 महीने जाते हैं। तो इसके बाद चीन के एक्सपीरियंस के बाद आप मुंबई आए 1980 में,
थैंक यू सर। और आपकी वाइफ पहले आप थी, उनका अच्छी जगह पे जॉब थी वगैरह, और आप फिर 8 साल आपने वर्क फ्रॉम होम करा और काफ़ी फ्रीलांसिंग करी। इन दोनों के बारे में कुछ बताइए कि आपने कहाँ कहाँ पे काम किया, क्यों पत्रकारिता में? मैं आ गया था यहाँ पे और एडिट पेज पर लिखता था। मैं हिंदी अखबारों के एडिट पेज के आर्टिकल्स लिखता था, जो संपादकीय एक कहे जाते हैं, जिसमें वैचारिक और ऐसे गंभीर विषयों पर बात होती है। तो कॉलमिस्ट जैसे कह रहे हैं, लेकिन एक समय आया कि मेरे लेख नहीं छपते थे, तो फिर कोई दिक्कत हुई। लेकिन 8-9 साल में मैंने बहुत तरह के काम किए लिखने का, और लगभग हर विषय पे लिखा है। मतलब एक रॉकेट साइंस छोड़ के शायद मैंने सभी विषयों पे लिखा है। खाने पे लिखा, पर्यावरण पे लिखा, वास्तुशिल्प पे लिखा, सिटी स्केप पे लिखा, जो आंदोलन चल रहे थे उस जमाने में, मेरा बात कह रहे दूसरे लोगों के, उनके ऊपर उनके साथ रह के इलाकों में जाकर उन पर लिखा, अपने शहर के बारे में लिखा। और एक मेरा कॉलम होता था दीवाने आम, जिसमें मैं मुंबई के लोकल जो जैसे ताला चाबी बनाने वाला, जैसे सैंडविच बेचने वाला, इन लोगों की लाइफ के बारे में लिखता था। मैं उनसे उनके पर्सनल स्केच बनाता था मैं। और मेरी कोशिश ये थी कि मुंबई में जो लोग आकर के रह रहे हैं वे कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, और कैसे उसमें खुश हैं और कुछ पाना चाहते हैं। तो उसका नाम ही कॉलम का बन रखा था दीवाने आम, क्योंकि तब एक उसी अखबार में कॉलम चलता था दीवाने खास। तो दीवाने खास में वो लोग दिल्ली के पॉलिटिशियंस के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर लिखते थे। तो उसी के जवाब के तौर पे तरीके से मैंने दीवाने आम शुरू किया। वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, काफ़ी समय तक निकाला। इस तरीके से बहुत सारे काम किए। ट्रांसलेशन करता था मैं, जहाँ से फिल्मों का शौक और बढ़ा मेरा। उस जमाने में स्क्रीन एक वीकली मैगजीन हुआ करती थी, फिल्म फेयर एक वीकली मैगजीन हुआ करती थी, उनके ट्रांसलेशन करता था मैं। और ट्रांसलेशन में मेरी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी थी। और जैसा कि होता था मैंने अपना स्टाफ रखा हुआ था, क्योंकि मुंबई में आना जाना बहुत मुश्किल काम है। 2 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो रोजाना के 4 घंटे मेरे आने जाने में न लगे, इसके लिए मैंने अपना एक स्टाफ रखा था। और तब हाथ से चीजें लिखती थी, फैक्स भी नहीं आया था उस जमाने में। तो वो लड़का मेरा स्टाफ संजय कुमार नाम था, वो जाता था और सारे एडिटर से मिलता था, उनसे असाइनमेंट लेके आता था। और फिर 5-6 साल फिर मैं रातों रात सारे असाइनमेंट पूरी करता था, और फिर सुबह 10 बजे वो लेकर के चला जाता था। इस तरीके से तो इसमें बहुत ही प्रोजेक्ट हो गया था, क्योंकि मेरे पास वो 4 घंटे या 3 घंटे जो होते थे तो वो बच जाते थे। बाद में फिर स्थिति ऐसी हो गई थी कि कुछ संपादक कहते थे, यार आगे मिल दिया तो हफ्ते में एक बार तो आ जाओ, हमारा चेहरा तो लोग देख लें। नहीं तो कुछ लोगों को लगता है कि इस नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई है वो है जो लिखा करता है। तो उसके लिए भी आता था। लेकिन हाँ, मैंने शुरू से ये बना के रखा हुआ था, मेरे अपने कुछ सिद्धांत थे, कुछ अपने तरीके थे काम करने के, और उसी पर मैं चलता रहा। और चूंकि हिंदी मेरा बैग तो बहुत ही अच्छा था, लिखने पढ़ने का शौक था ही, तो शायद संपादकों को भी फायदा ये होता था कि मेरी कॉपी जाती थी ना, तो कंपोजिंग होती थी, तो उसने एडिट नहीं करना, तो सीधे कंपोज में। जैसे मैं संपादकों से पूछ लिया करता था कि कितने शब्दों का चाहिए, किस शैली में चाहिए, तो मैं अलग अलग शैली में भी और उतने ही शब्दों में आर्टिकल लिख करके भेज दिया करता था। मतलब उस जमाने में मैं सिर्फ 200 शब्दों का भी कॉलम लिखता था, और जिसके सिर्फ 10 रुपए मिलते थे। और तब किसी ने तर्ज किया था मुझको कि 10 रुपए के लिए लिखते हो, और मेरा जवाब था कि 10 रुपए मेरा महीने का काम चलता है, पूरा महीना चलता है। तुरंत चौका कोई पूछ सकता है कि 10 रुपए में पूरा महीना कैसे चल सकता है, वो भी 94-95 में। खाने का 10 रुपए में टाटा नमक आता है, और वो नमक मेरा 1 महीने चलता, तो 10 रुपए में। इस तरीके से हर चीज के एक लॉजिक बन जाता है, और आप मूल चीज है कि आप काम करना चाहते हैं क्या,
और बूंद बूंद से घड़ा भर ही जाता है। और फ्रीलांसिंग के दिनों में ही मेरी आमदनी लगभग ऐसी हो गई थी कि जो रेगुलर एम्प्लॉय थे उनसे ज़्यादा पैसे लेके जाता था। जैसे मान लीजिए उनकी 12,000 की नौकरी थी तो मैं 17,000 18,000 महीने का कमा लेता। एक अखबार में काम करता था तो उस अखबार के मालिक को रेजगारी में पैसे, रेजगारी मतलब सिक्कों में पैसे देते वो पूरे जो मेरी पारिश्रमिक होती थी ना वो सिक्कों में देते थे। कोई बढ़िया हो जाता है वो मालूम 2 रुपये 500 रुपये के सिक्के मिलते थे तो 300 रुपया हुआ था 300 रुपये एक्चुअली ये मैं खुश हूँ। आप देख रही हैं मैं जैसा हूँ वैसा मैं सही रहा हूँ। तो फिल्म पत्रकारिता की उम्र किस तरह कैसे विकास हुआ? इरफान का काफी रोल रहा उसमें और आप उसे मानेंगे तो लिखते ही थे फिल्मों में, पर एक प्रोफेशन के तौर पर आपका जुड़ाव कैसे हुआ? जैसा कि मैंने बताया शुरू में चूंकि मैं बहुत सारे विषयों को लिख रहा हूँ तो एक पहचान जैसी होती है हर लेखक की ख्वाहिश होती है उसकी पहचान किसी एक विषय से बने, आप उसके स्पेशलिस्ट माने जाएं, विशेषज्ञ माने जाएं। तो ऐसा मैं भी चाहता था कि मेरे साथ भी हो। और फिल्मों पे चूँकि ट्रांसलेशन करने लगा था, फिर मेरे एक दोस्त हैं अभी भी नवभारत टाइम्स में थे, सुमंत मिश्र नाम है उनका। तो सुमंत मिश्र के साथ मैं फिल्मी पार्टियों में जाने लगा था, उनके साथ कुछ एक कलाकारों से भी मिलने लगा था। मुझे याद है अमिताभ बच्चन से पहली मुलाकात उन्होंने ही करवाई। तो अमिताभ बच्चन उसमें शूट कर रहे थे फिल्म सिटी के अंदर और एक रोमांच, आप किसी को देख के बड़े होते हैं पर्दे पर देख करके, फिर वो आपके सामने है, आप बराबरी में ऐसे बैठे हुए कुर्सी पर, तो उस रोमांच को आप महसूस भी कर सकते हैं, उसके बयान और बखान नहीं किया जा सकता। खैर ये सब मैं दिख रहा था तभी इरफान से मेरा परिचय तो शुरू से रहा। जब इरफान मुंबई पहुंचे और जब इरफान आज वाले इरफान नहीं थे, जब स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा काम पाने की तरह, मैं हमेशा फिल्मों पे लिखते समय मेरी राइटिंग में कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं हमेशा ध्यान देता था। मैंने कभी किसी के लिए स्ट्रगल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि वे संघर्ष कर रहे हैं। मैं लिखता था कि मैं मौके की तलाश कर रहा हूँ। और अगर कोई एक्टर कभी कहता भी था कि नहीं, जैसे मेरे बारे में पूछ लिया कि पढ़ता नहीं था, इस तरह के सवाल जवाब एक्टर भी बहुत देते हैं। कहते हैं मैं पढ़ने में कमजोर था, स्कूल बंद करके फिल्म देखने चला जाता था। तो मैं ऐसी सारी बातों को अपने से डिलीट कर दिया करता था। और ऐसा मैंने कलीग को भी कहा था कि इस तरह की कोई भी बात हो ना तो आप उसको काट दिया कीजिए, जरूरी नहीं है देना। तो कोई शाहरुख खान स्कूल में नहीं पढ़ते थे, शाहरुख खान तो खैर पढ़ते थे, ऐसे भी किसी कलाकार की बात कर रहा हूँ। क्या होता है कि जो टीनेजर्स होते हैं, अभी आप थोड़े बड़े भी हो गए या बुजुर्ग भी, जब एक्टर को पढ़ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं और उस समय ऐसी बातें सुने तो उनको लगता है सच जो पढ़ना बेकार है। जब नहीं पढ़ के देखो इतना बड़ा आदमी बन गया तो मैं पढ़ के क्या करूँगा, इस तरह की फीलिंग होती है। लेकिन पढ़ाई का अपना खास महत्व है, ये तो सबको ये रियलाइज कर रहे हैं धीरे धीरे, और मुझे लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही हुआ, इरफान ने कहा कि भैया आप शुरू कीजिए, आप फिल्म जर्नलिस्ट हो, भैया कहा करते थे मुझे, और आइए आप शुरू कीजिए। तो अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, हमेशा मैं कहता हूँ उसको, सुनील शेट्टी वाली बात थी भाई, अगर मैं फिल्म पत्रकारिता में आऊँगा तो मुझे सुनील शेट्टी का इंटरव्यू करना पड़ेगा। तब सुनील शेट्टी, मैं किसी गलत मायने से नहीं मतलब सुनील जो जैसे आज भी आप लोगों का बाकी दुनिया का परसेप्शन होता है सिनेमा को लेकर, वही मेरा भी था कि सिनेमा के लोग तो ऐसे ही होते हैं। मतलब यही बात दिमाग में थी, इसलिए कहता था नहीं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोगों से मिल जाता हूँ आपको, अच्छी। और धीरे धीरे करके मैंने फिल्म पत्रकारिता में लगभग 25 साल, अब तो 30-32 साल हो गया, 25 साल से वही कर रहा हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि दूसरा कुछ आता ही नहीं, और लोग भी कहते हैं कि तुमको कुछ आता भी नहीं है, सिर्फ सिनेमा ही कर सकते हो। तो कभी पॉलिटिक्स में लिखना चाह, बोलना चाह, तो वो मना तो सिनेमा करिए, जो करना है सिनेमा वही चलता है, वही ओढ़ना बिछाना खाना
सब कुछ। तो अजय जी ने फिल्मी हस्तियों पे और फिल्म जगत पे हजारों को लिख चुके हैं, किताबें लिखी हैं और बहुत बड़े बड़े कलाकारों के पहले इंटरव्यू लिए हैं। इसमें ऐसी करीना कपूर का भी आपने पहला इंटरव्यू दिया था, इसमें बाबूजी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सब आते हैं। तो देखिए हमारे दिमाग में फिल्म स्टार या फिल्म जगत के बारे में थोड़ी ग्लैमरस सी धारणा है। आप कुछ दिलचस्प किस्से या कुछ मानवीय भावनात्मक किस्से कुछ जो आपके साथ घटे हो उनके साथ वो बताइए। अनेक किस्से हैं वैसे तो। होता है कि हम मान लेते हैं कि वो बड़े ही सुपर ह्यूमन टाइप की कोई चीज़ है या दुनिया से अलग लोग हैं, लेकिन भाई सांस वो भी लेते हैं, सोते जो भी है, खाते जो भी हैं, सब कुछ हम ही हमारे आप की तरह कहते हैं। थोड़ी अच्छी क्वालिटी हो सकती है उनकी लाइफ की और उनके अपनी जीवन शैली में, लेकिन बाकी इमोशन के लेवल पर तो सबको एक जैसा ही बिहेव करता है। मुझे लगता है कि जब भी हम इन लोगों से मिलते हैं तो अब हालांकि थोड़ी स्थितियाँ बदल गई हैं, अब थोड़े बैरिकेड्स ज़्यादा हो गए हैं और हर एक एक्टर के पास लंबा चौड़ा स्टॉक हो गया है। नहीं तो मुझे याद है कि हम लोग के पास फ़ोन नंबर हुआ करते थे, आज नहीं है फ़ोन नंबर, कुछ डायरेक्ट फ़ोन नंबर जो उनके होते हैं और हम सीधे बात कर सकते थे उनसे। और एक्टर भी अगर जवाब देते थे बिजी है तो बता देते थे मैं बिजी हैं, फ़ोन नहीं उठा सकते लोग। तब बीच में एक बार फ़ोन आया था जिसका वॉइस नोट छोड़ सकते थे, ऐसे ही फ़ोन होते थे। तो वहाँ हमने मैसेज छोड़ दिया कि भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो उनका कॉल आ जाता, तो कॉल बैक हमेशा आता है। आज भी आप मैसेज छोड़ के गई तो कॉल बैक का आ जाता है। और तब तो मुझे तो बुजुर्गों में कहते देव साहब का मुझे याद है कि देव साहब खुद फोन उठाते थे और देव साहब कहते हैं हेलो करके जो वो बोलते थे ना, और फिर इसके बाद वो कहते थे कि देव इज नॉट हियर, खुद ही बोलते थे। उनके बात करने का मन ना हो तो कहते देव नहीं है, आज अभी घर पर नहीं है, आप पहचान रहे हैं, लेकिन आप इतना आप और में कहने या इतना रिस्पेक्ट होते हैं कि आप उनको निगेट देकर आप मान लेते हैं कि हाँ ठीक है देव साहब का मूड नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देव घर पर नहीं है और खुद को हमेशा देव कहते हैं। मैं शब्द कभी नहीं इस्तेमाल, खुद के लिए थर्ड पर्सन में इस्तेमाल करते थे। जैसे आपने बुलाया कि आप आए तो कभी नहीं कहेंगे मैं आऊँगा, हाँ देव आएगा, वो उनका अपना एक स्टाइल था। तो वैसे कहते थे देव घर पर नहीं। ऐसे शाहरुख खान है या अमिताभ बच्चन है या जो भी बड़े नाम हैं, ये बड़े हम्बल लोग हैं। और अब तो टीवी का और वीडियो का जमाना आ गया तो काफी सच घर में देखी जाती है। नहीं तो हम लोग जो प्रिंट का इंटरव्यू करते थे जिसमें से ऑडियो की जरूरत होती है, तो उसमें जैसे घर चले जाओ या कहीं आओगे तो हवाई चप्पल पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं, ऊपर से कमीज आती है। डबिंग करना है तो डबिंग में ज़्यादा ठंड लगती है, डबिंग स्टूडियो के अंदर। तो ज़्यादातर कई बार मैंने एक्ट्रेस को देखा है कि कमीज पहनी हुई है जल्दी में, कमीज को ऊपर से दूसरी कमीज पहनी, ठंड कम लगेगी और फिर आपको इंटरव्यू दे रहे हैं ऐसे करते हैं। अब तो कई एक्टर मना कर देते हैं कि भाई कपड़े नहीं पहन रखे आ रहे ढंग से, तो फिर वो मना करते हैं कि भाई इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। लुक वो तो बहुत मैटर करता है और लुक तो इतना परेशान करेंगे। श्रीदेवी का आखिरी इंटरव्यू जब मैंने किया था तो श्रीदेवी ने बहुत परेशान होकर मैंने पूछ लिया करके कि ये जो एयरपोर्ट लुक आजकल चला हुआ है क्या है, तो कहें क्या है लेकिन ये बेटियाँ हमारी जो जानती और खुशी तब छोटी ये लोग इतना तंग करते हैं कि मम्मी आप ये क्या जीन्स और टी शर्ट पहन कर निकल जाते हो। उनका बहुत ये वो ड्रेस था उनका, जीन्स और टी शर्ट पहन के आता और तब वो चेन्नई में घर बनवा रहे, तो चेन्नई घर जाने से हफ्ते में 2 बार जाना पड़ता था हमको। तब उनकी बेटियों ने कहा था कि नहीं मम्मी एक ड्रेस तो तुम्हारा इधर से जाने के लिए होना चाहिए और एक ड्रेस उधर से आने के लिए होना चाहिए। तो ऐसे करके और इस बात पे और एयरपोर्ट लुक आज क्या हो गया है। और आप लोगों को बताऊँ कि एयरपोर्ट लुक पूरी तरीके से अब तो पूरा प्लान हो गया है। जैसे आप आज जा रही है एयरपोर्ट पे तो उसकी जानकारी पेपराजी को दे दी जाती है कि 8 बजे मैडम या सर पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे, इस वाले गेट से उनको एंट्री मिलने वाली है और सबके वीआईपी के प्रणाम सेवा होती है, प्रणाम सेवा उनके लिए होती है। तो वो ऐसे नहीं तो ऐसा क्या, हालांकि
रैंडम शॉट्स के लिए रहते कुछ पैर रखते हैं, कभी कभी कोई मिल भी जाता है अचानक कि वो लोग रात, और ये रात भर जागते हैं करते वहाँ एयरपोर्ट बैठे रहते हैं। लेकिन ये जो पूरे प्लान है पब्लिसिटी का हिस्सा है, और पब्लिसिटी पर आजकल तो सोशल मीडिया आने के बाद से बहुत खर्च होता है। जो उनके ह्यूमन एंगल के एक किस्सा मैंने सुनाया था ऐश्वर्या राय का, तो मुझे बहुत ही भावुक कर देता है हमेशा। बॉम्बे का मानसून आप सभी जानते हैं, बहुत बारिश होती है और हम पत्रकार लोग हैं, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं, मेरे पास थी वैसे, लेकिन गाड़ियाँ नहीं होती हैं और फिर ऑटो से गए, बस से गए। तो JW मैरियट होटल है वहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादातर इंटरव्यूज होते हैं, जो भी सारे एक्टर्स उसी के आसपास रहते हैं। वो सड़क पे ऑटो छोड़ के और लॉबी तक जाने में ही इतनी तेज बारिश थी कि मैं गीला हो गया ऊपर से, तो बार भीग गया। और मैं जैसे ही अंदर प्रवेश कर रहा था तो सीढ़ियों पर चढ़ने जाता था, तो सामने से होता है फोटो शूट होता है, जब इंटरव्यू होते हैं तब फोटो शूट, तो फोटो शूट करके लौट गई थी। तो उन्होंने देखा मुझे तो कहा, अरे आप तो पूरे खिले हो गए हैं। तो ऐसे सिर पे हाथ डाल के देखा, हाँ। फिर ऊपर जहाँ बैठना था वो बातचीत करनी थी, वहाँ पहुँचे हम लोग। फिर उन्होंने टॉवल मंगवाया, टॉवल मेरे सिर पर रखा, और ठीक वैसे जैसे माँ बहन बेटी कोई भी कर सकता है घर में, आपके परिवार का कोई भी नहीं कर, वैसे सिर पर हाथ रखा, टॉवल पूछा, फिर कॉफ़ी मंगवाई, कॉफ़ी पिलाया। तो हम मानते हैं कि इनका बहुत ही कट टू कट रिलेशन होता होगा, बहुत प्रोफेशनल होता होगा, ऐसा नहीं है। बड़े ह्यूमन लोग हैं। शाहरुख खान के साथ भी ऐसे कई सारे लोग हैं, अमिताभ बच्चन के साथ, अमिताभ बच्चन और ये मुझे तो मैं अपना छोटा माइक भी पकड़ने को, टेप रिकॉर्डर पकड़ नहीं सकता, होल्ड नहीं कर पा रहा था। तो जैसा कि होता है कि हाथ में करके ऐसे पकड़ा रहता है, इसको रियलाइज किया कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने माइक अपने, अमूमन माइक नहीं देते एक्टर्स अपने हाथ, तो वो ले लिया उन्होंने और पूरा इंटरव्यू किया, 1 घंटे तक उनके हाथ में माइक और पूरी बातचीत वो करते हैं। तो ऐसे ये छोटे छोटे जेस्चर हैं। या मैं कई सारे एक्टर्स को ऐसे जानता हूँ कि किसी की ज़रूरत पड़ गई, कुछ मेरे मित्र हैं उनकी ज़रूरत पड़ गई, और पैसों की ज़रूरत पड़ गई, मेडिकल की ज़रूरत पड़ गई, तो किससे कहानियाँ तो जरूर सुनते हैं, चैरिटी करते हैं, सचमुच करते हैं। मतलब मुझे याद है कि चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, या इवन कार्तिक आर्यन जैसे, कार्तिक आर्यन हो, अभी नया लड़का है। अभी मेरे एक दोस्त को जरूरत थी, उनके मम्मी को कैंसर हो गया था, केमोथेरेपी को बेचल रहे थे, पैसे नहीं थे उनके पास, और मैंने उनकी बात रखी उनके सामने। उनका कि भी हम सारे जितने केमो होंगे सबके पैसे हैं, बस ये कि हमने रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल से ऐसे नहीं देंगे, जब भी जरूरत है तो हॉस्पिटल में जब स्लिप हम इनवॉइस एक तरीके से देते तब ऐसा करते हैं, सब लोग करते हैं। और मेरे पास तो ऐसे दर्जनों मामले हैं जहाँ मैंने दूसरों की मदद करवाई है उनसे, और शायद हमारे एक रिलेशनशिप जो बनी हुई है उनसे, जहाँ वे भरोसा करते हैं उस पर, मेरी बातों पर, कि भाई ये अगर कह रहा है तो जेन्युइन बात होगी तभी ये कह रहा है, और फिर वो मदद करते हैं। अभी भी मैं किसी की मदद करवा रहा हूँ, आपको नाम नहीं दूंगा, मैं दोनों का करा रहा था उस व्यक्ति का, लेकिन कोई व्यक्ति आज के ज़माने में 1 साल के लिए हर महीने 1 लाख रुपया कमाए और वो दे रहे, इतनी बड़ी बात है आज के समय पर। और कोई भी उसमें लेना देना नहीं, वो अपने सब्जेक्ट से मिले भी नहीं है, जिसको पैसे दे रहे हैं उसे उनके मुलाकात नहीं है। तो ये भरोसा है, और ये उनके अंदर जो करुणा है लोगों के अंदर, वो ठीक है कि उनका जॉब है, झूठ बोलना भी होता है उसमें, प्रपंच भी होता है, कुछ दिखावे के लिए भी किया जाता है, और दिखावा तो है, दिखावा उनकी जिंदगी में है क्योंकि उसी के पैसे होंगे, हाँ वो तो वो करते हैं, वो प्रोफेशन है, पार्ट ऑफ जॉब है उनका। लेकिन आप अलग से मिले या जब मिलते हैं तो बातचीत होती है, ऐसी चीजें आती हैं। और मेरी बातचीत में जब मैं बातचीत करता हूँ तो मैंने यही कोशिश की कि वो वाला हिस्सा जो पर्दे के बाहर का हिस्सा है
वो भी थोड़ा निकल के आए, उनकी पर्सनालिटी आपको दिखे कि वे कैसे लोग हैं। और मेरे इंटरव्यू जो चवनी का नाम लिया आपने, चवनी चैट मेरा बेसिकली ब्लॉग, वहाँ पे 4000 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, इंटरव्यूज हैं। तो मैं जब एक्टिव था फिल्मों में, अब तो मेरे 5 साल से रिटायर, तो कोई भी नाम आप टाइप करें तो उनके नाम से 4 या 5 सर्च में डालेंगे तो 4-5 आर्टिकल मिल ही जाएंगे। और तो अच्छा काफी पूछा आप कुछ इरफान के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में सब बताते हैं। वो भी आ रहे हैं, आपके बारे में भी जानना है बहुत कुछ। आपने हमेशा ईमानदार जर्नलिज्म को बढ़ावा दिया है और गॉसिप से आप काफी दूर रहे हैं, शायद इसीलिए जो बड़े बड़े स्टार हैं ये आपके साथ आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपको बार बार बुलाते हैं, तो इस पर अपने विचार बताएं। इस मामले में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात बताऊंगा। वो ये है कि मैं हिंदी का जर्नलिस्ट हूँ और आप सभी लोग शिकायत भी करते हैं सोशल मीडिया पे कि ये खाते हिंदी की है, बोलते हैं अंग्रेजी की। हमारे फिल्म कलाकार और तमाम लोग काम भी सारा अंग्रेजी नहीं करते और हिंदी के प्रति एक एटीट्यूड उनका ऐसा है कि हिंदी का मतलब कम पढ़ा लिखा, कम जानकार, गंवई, ऐसा कुछ होगा, गंवार टाइप का। और ये था भी एक समय तक, लंबे समय तक। तो जाहिर सी बात है इंटरव्यू नहीं मिल पाते थे। मैंने वो भी दिन देखे हैं कि अजय देवगन के साथ जैसे मैं 4 घंटे उनके वैनिटी वैन के बाहर बैठकर आए, इंटरव्यू नहीं किया, खाली हाथ, ऐसे भी दिन थे। आमिर खान का पुराना किस्सा जो मैं कई बार बता चुका हूँ लोगों को, और भी लोगों के। मेरा अपना शुरू से ये कहना था और धैर्य मेरे अंदर लंबा बहुत गहरा धैर्य है, तो वो मैं लोगों से कहता था कि भाई मेरी बातचीत आखिरी करवा देना, सबका हो जाए तब करवा देना, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। और फिर वही होता है कि आपके सवाल कैसे हैं, आपकी बातचीत कैसे होती है, उस बातचीत में आपके सब्जेक्ट का कितना इंटरेस्ट बनता है, वो अगर पैदा हो जाता है या कहीं कोई तार मिल जाता है, कोई ऐसा सवाल जो उनको टच कर जाए, बिल्कुल छू जाए, फिर एक रिश्ता बन ही जाता है। मैं आमिर खान से तो बहुत कुछ से उदाहरण नहीं मिल रही है आमिर खान का मामला, क्योंकि आमिर खान से पहले बातचीत भी ऐसी नहीं, जब 10 मिनट का सिलसिला एकदम लास्ट में परेशान हो गए थे, मैनेजर दिया था जो बातचीत 1 घंटे तक चली थी। और फिर आमिर से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती रही कि जब वे ऑफ मीडिया हो गए थे, जब उनके मुंदर पांडे आ रही थी और पत्नी से तलाक हो चुका था, उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी जा रही थी, किरण के साथ उनका अफेयर चल रहा था। उस जमाने में लगातार मुझसे वो मिलते रहे और हम लोग बातचीत करते रहे और उनके घर आने लगा रहा है मेरा। और उस समय जो किससे सुनाया उन्होंने तो सारे रिकॉर्डेड बड़ी जो हो सकता है देखता हूँ कैसे क्या होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। शाहरुख खान ने मुझसे 5 साल किसी बात से मुझसे नाराज हो गए और नाराज करने में उनके आसपास के लोग जीत गए, तो उन्होंने 5 साल तक मुझसे। और मैं धन्यवाद कहूँगा अपने अखबार के मालिकों का कि उन्होंने भी कभी प्रेशर नहीं डाला कि आप क्यों नहीं बात करें, और रूठ गए, दोनों रूठ गए थे, दोनों एक दूसरे से नाराज चल रहे थे, तो वो हमारी बातचीत नहीं हो पाई। फिर बाद में बात भी अच्छी बातचीत थी। तो ये होता है कई बार कुछ चीज़ें पर्सनल लग जाती हैं, तो उनको लगता है कि शायद आपको नहीं बोलना चाहिए, आप भूल जाते हैं, तो वो बात दुखी कर जाती है। ऐसा हुआ है, कुछ लोगों के साथ हुआ है। 2 व्यक्ति हैं जिनका मैं इंटरव्यू कभी नहीं कर पाया, वो इसलिए नहीं कर पाया मिलने के बावजूद कि मैं खुद उनका इतना बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। और फिल्म जब देखने की शुरुआत कर रहा था मैं, तो एक फिल्म आई थी मेरा गाँव मेरा देश, याद होगा आप लोगों को, और उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था और वो फिल्म मैंने न जाने कितनी बार देखी। तो विनोद खन्ना और धर्मेंद्र, ये दोनों मेरे प्रिय ऐसे आर्टिस्ट हैं, इनसे मिला भी तो मैं इंटरव्यू नहीं कर सका। हमेशा उनके सामने खड़े होते थे तो जैसे पूरा बदन कांपने लगता था और ये फील होता था। तो वो था, हम भी फैन होते हैं लोगों के, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही प्रोफेशनल हैं या कट टू कट चलते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी फैन होते हैं। एक
माधुरी के साथ माधुरी के साथ भी था। माधुरी तो धक धक गर्ल के नाम से ही मशहूर है वो। माधुरी बहुत खूबसूरत हुई है, मतलब उस समय तो और भी ज्यादा खूबसूरत। अब तो खैर बोटॉक्स वगैरह करवा लिया उतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन उस जमाने में मैं ये बात हुई कि तो पागल है कि शूटिंग चल रही थी, तो उस जमाने में गया था मिलने के लिए। और सचमुच में वो ऐसा टाइम मोमेंट था कि मैं उनको देख करके, जैसे मैं आपसे जो आप माधुरी हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो मैं आपकी तरफ न देख करके एक ही तरफ देख करके मकबूल फिदा हुसैन उस दिन बैठे हुए थे वहाँ पे, तो मकबूल फिदा हुसैन को देख करके मैं माधुरी से सवाल कर रहा हूँ। माधुरी को देख भी नहीं रहा था कि क्योंकि मेरे नजरों का जोर न पकड़ लिया जाए कि वो उनको घूर रहा है या उनको देख रहा है या उनके चेहरे पर गौर कर रहा है। तो ये था एक मोमेंट। होता है ऐसा, मुझे लगता है कि आप आकर्षण में होते हैं कुछ लोगों के कभी कभी। चलिए अपनी बातचीत को इरफानियत की ओर मोड़ते हैं। तो इरफान खान एक इंस्टीट्यूशन है, जैसा कि आपने अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिखा। इरफान के बारे में कुछ भी लिखते समय उसका क्रियाओं का उपयोग करना क्रिएटर नहीं लगता। तो इरफान आपसे मिले 1990 में, तब आप भी नई शुरुआत कर रहे थे और वो भी थोड़ा टीवी वगैरह में मूवीज में आने की कोशिश कर रहे थे, तो उन दिनों के बारे में कुछ बातें बताइए। इरफान को मैं जानता तो बहुत पहले से था, जब वे टीवी में काम कर रहे थे और फिल्मों के लिए कोशिश कर रहे थे, और उस कोशिश में उन्हें देरी लग गई थी। इरफान की जो चीज़ें हैं, जो उनकी काबिलियत है, वो तो बाद में दुनिया में देख ही गया सब कुछ, लेकिन इतनी ही काबिल वो शुरू में भी थे। होता वही है कि आपको मौका नहीं मिलता है, मौका जब तक नहीं मिलता तब तक आप हुनर नहीं दिखा पाते हैं, और हुनर दिखाने का मौका मिलता है तो जो बहुत जरूरी चीज़ें जो किसी भी फील्ड में मुझे लगता है, न सिर्फ आर्ट और सिनेमा, आप खुद को कितना तैयार रखते हैं चीज़ों के। अपॉर्चुनिटी कह के नहीं आती है, ऐसा नहीं होगा कि आज 14 सितंबर को आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है तो अचानक से वो 12 सितंबर को भी आ सकती है। कुछ समय आप तैयार उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हैं, अपना बेहतर देना। और ये इरफान में आप देखें कि इरफान के समकालीन या इरफान के बैच में ही कितने सारे लड़के हैं, आज उनके साथ आप किसी को भी याद नहीं कर पाते हैं, नाम भी बाहर के लोग तो जानते भी नहीं। लेकिन इरफान ने 16 सालों तक मानसिक तौर पर, मेंटली, फिजिकली शरीर को अपने वैसे बना के रखना कि आप पर्दे पर, पर्दा आपको 20% बढ़ा देता है। जब भी आप पर्दे पे आते हैं ना, तो आपकी एक्चुअल जो कद काठी होती है उससे 20% का इजाफा हो जाता है। तो इसलिए जो एक्टर पर्दे पर आपको स्मार्ट लगता है, ऐसे दिखने लगते हैं, उसके पीछे यही कारण होता है। तो खुद को ऐसा तैयार रखना, 16 साल आपको कोई फिल्म नहीं है, उम्मीद भी नहीं है, लेकिन आपने खुद को ऐसा रखा हुआ है कि मौका मिलेगा और हासिल मिलती है उनको। और हासिल या उससे पहले जो वारियर फिल्म विदेश में आप दोनों फिल्में देखते हैं, वो उनकी पहली फिल्में हैं। क्या उससे पहले कमला की मौत, दृष्टि वगैरह वो कर चुके थे, लेकिन उनमें बहुत छोटे थे, आंसी की विकेट को ये दोनों उनकी प्रतिभा को लेके जैसे आते हैं, तो ये तैयार अपना काम करने के लिए। वो चीज़ें बहुत सारे एक्टर मिस करते हैं। उसके अलावा दिवाली जानती हैं, हम लोग वो बाइक पे चला करते थे, उस जमाने में सबके पास बाइक हुआ करता था। मैं उनके उस घर में भी गया हुआ, जिसकी एक तस्वीर मैंने जब दी थी किसी को, तो वो वायरल हो गई थी तस्वीर उस जमाने में, जहाँ वो अपने बिस्तर पे बैठे हुए हैं, सोफा कुर्सी कुछ नहीं था, बिस्तर ही था और एक आदमी का था, बगल में रसोई थी, उसी कमरे में सब जहाँ पे खाना पीना होता था। और जब आप रसोई में काम कर रहे होते थे तो दूसरे सारे लोग खिड़कियों से अपने आपको देख सकते थे क्या खाना था। खैर वहाँ भी आप उस तस्वीर में मैंने आदमी हाथ में शेयर किया, एक बुक सिर्फ दिखता है, बुक सिर्फ पर किताबें, एक एक्टर की तैयारी क्या होती है वो दिखाई पड़ती है। उस छोटे से कमरे में जो 10 बाई 10 का भी नहीं था कमरा, वहाँ पे वे रहते थे और हम सीख रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे। और बहुत बाद में
यही तस्वीर जब मैंने उनके पास भेजी थी ऐसे ही मजाक के तौर पे, तब उन्होंने कहा था कि भैया मैं फिर से 10 बाई 10 के कमरे में, और एक थैला है मेरा, उसमें कुछ किताबें हैं, बिस्तर पे फर्श पे बिस्तर है मेरा, वहीं सोता हूँ मैं। और अब मुझे लग रहा है कि अब तक जो मैं अपनी रहने की जगह को बड़ा करता जा रहा था, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि 1 रूम सेट में है तो उससे 2 रूम के कमरे में फ्लैट में जाए, 4 रूम के फ्लैट में जाए, ऐसा वो भी आज तो उनके पास पूरा एक फ्लोर है जहाँ रहते हैं वो, बीवी बच्चे जहाँ होते रहते हैं वहाँ पूरा फ्लोर है। ऐसा ही उनका भी था सपना, लेकिन बात हो गया कि सब फिजूल है। और ऐसे कई मौके मैंने देखे, जैसे एक उदाहरण मैंने कभी दिया था कि उनके यहाँ कोई गाड़ी बेचने आया था, तो वो बता रहा था कि ये मर्सिडीज का नया वाला आया है, ये उस एक्टर ने किया है, या इस कलर में उस एक्टर ने किया है। तो मैं जवाब सुन के मुझे हंसी आ गई। इरफान ने कहा देखो इससे मुझे मतलब नहीं है रेंज क्या है, प्राइस क्या है। देखो हम लोग 4 लोग हैं परिवार में, एक स्टॉप रहेगा, ये 5 आदमी गाड़ी में बैठ कर आराम से कहीं जा सकते, वो आराम से आ सके। बस मुझे एक ऐसी गाड़ी, तो वो गाड़ी का मेक क्या है और कौन सा मॉडल है, इससे मुझे और फिर मैंने पूछा ऐसा क्यों किया आपने, जब अच्छी गाड़ी है, पैसे हैं आपके पास, ले सकते हैं। कहते मैं गाड़ियों में क्यों पैसे खर्च करूँ, 3 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद रहा हूँ, क्या मतलब है इसका। तो सिंपल सी गाड़ी थी, बहुत दिनों में जो बोलेरो टाइप की गाड़ी में चलते रहे वो, और कहा कि ये पैसे मैं अपने भाई को दे दूंगा, छोटे भाई को, वो लोग काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ और करेंगे, उनके स्टेब्लिशमेंट में काम आ जाएगा। तो ये नहीं था उनके अंदर। और मैटेरियलिस्टिक तो बहुत नहीं थे, बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहा करते थे, बच्चों के बारे में चाहते थे कि बच्चों को दुनिया का ज्ञान हो, लोगों का ह्यूमन हो हमारे बच्चे, क्योंकि इनका एक्सपोजर कम है, उनको सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। हम आप भी महसूस करेंगे हमारे बच्चे जो सुविधाओं में पढ़े हैं, उनका दुनिया का परसेप्शन, वे कैसे किसी वेटर से बात करते हैं, या ड्राइवर से बात करते हैं, या ठेले वाले से बात करते हैं, पानी पूरी खाने जाते हैं तो कैसे बात करते हैं, ये सब कुछ बताता है कि वे किस माहौल में पले बड़े हैं, या उनको कैसे संस्कार मिले माँ बाप से। तो इन संस्कारों को लेकर के भी वो बहुत परेशान रहा करते थे जी। तो एक लेकिन पत्र था जो मैंने आपको आपके 60th बर्थडे पे लिखा था, आपके रिटायरमेंट के ऊपर, आपने उसका जिक्र किताब में भी किया है, तो इसके बारे में बताइए, मैंने आपको क्या कहा। वो एक छोटी सी बात है कि रिटायरमेंट हो रहा था तो मेरे दोस्तों ने प्लान किया था, एक सरप्राइज पार्टी प्लान की थी, जिसमें जो मेरे परिचित आर्टिस्ट हैं और कलाकार हैं, सबसे उन्होंने वीडियो बाइट्स और थे। इरफान कहीं बाहर शूट कर रहे थे उस समय, लेकिन इरफान ने वो वीडियो भेजा था अपना, और उस वीडियो के टेक्स्ट मैंने वो हटा दिया, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि भैया आप 60 साल हो रहा है, सुना है आप रिटायर कर रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, और आप तो बिल्कुल रिटायर नहीं कर सकते थे। और फिर वहाँ उन्होंने एक बात याद की मेरी बेटी के साथ, जब वो कभी घर पर मेरे आए थे, मैं अपनी बेटी को डांट रहा था किसी बात में, तो वो डांट उनको याद थी, और उन्होंने कहा कि बेटी भी किसी बात पर झगड़ा कर रही थी, झगड़ा नहीं हो रही थी कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो मैंने शायद उसको कहा था कि ये मेरा क्या होता है, ये हमारा है। और ये बात हमको हमेशा के लिए याद रहेगी। उन्होंने कहा मैंने बहुत बाद में इसका मतलब समझा कि मेरा और हमारा का क्या फर्क होता है, और बच्चों में अगर ये बात डाली जाए कि चीज़ मेरी नहीं होती है, हमारी होती है, तो उसको शेयर करेंगे, और मेरी जैसे ही आता है फिर वो परचेज करेंगे उसको। ये बात उनको हमेशा याद होता है। एक और लेख मैंने पढ़ा, आई थिंक वॉइस नोट था, मैंने आपको भेजा था अपने 3 दिनों में, और मैं वो पढ़कर काफी भावुक हुई। तो इरफान हमारे लिए कुछ लार्जर देन लाइफ फैक्टर है, और आपने उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता रखा है, तो उनकी बीमारी का और चले जाने का आपको क्या समझ है? उस असर की क्या बात की जाए तो आपके करीब से उठ के चला जाए, और फिर आपको बाद में पता चले कि वो कभी नहीं है। तो इस कमी को वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनका कोई करीबी रहा हो,
और फिल्म इंडस्ट्री में होने के बावजूद इरफान के बात व्यवहार में, इरफान की आत्मीयता में, भाईचारे में जो एक निकटता मैंने देखी है, वो और भी कुछ लोगों के साथ है वैसा, लेकिन इरफान में कुछ ज़्यादा ही था। और जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि वे हमेशा मुझे भैया कहा करते थे, नाम से नहीं बुलाते थे। और मैं इतने कई बार मैं एम्स्टर्डम में पहुंचा हुआ हूँ, वो भी पहुंचे हुए हैं, किसी अवार्ड सेरेमनी के आईफा का फंक्शन चल रहा है, वो रेड कार्पेट पे हैं, मैं पत्रकारों की जमात में हूँ और रेड कार्पेट के बाहर गुटका कराची बैठ के खड़े रहते हैं। अचानक उनकी नज़र पड़ती है, वहाँ से कहते हैं भैया आप भी आए हुए हैं। और उसके बाद से मालूम होता है कि पूरे प्रेस का नज़रिया मेरे लिए बदल गया है, देश विदेश का नज़रिया कि अरे इरफान आपको भैया कैसे बुलाते हैं और इतना जानते हैं आप उनसे। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग चाहते हैं कि इरफान में इंटरव्यू हो जाए और वो लोग चाहते हैं। तो ये सारी बातें इरफान की कमी तो मैंने कहा है कि खास शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर पाता हूँ उनके लिए। और इस किताब को जब मैं तैयार कर रहा था, इरफान की मुस्कान बड़ी अजीब थी। अगर आपने गौर किया होगा उनकी फिल्मों में, और वो ऐसे मुस्कुराते थे, एक बहुत टेढ़ी सी हल्की सी, जिसमें से खुशी नहीं है, आप पर व्यंग भी कर रहे हैं, वो एक मुस्कान थी। और अपने इमोशन को एक्सप्रेशन से बदल देना और शब्दों को ख़त्म कर देना, ये सारी खूबियाँ थी उनमें। तो जब मैं ये किताब कर रहा था ना, जब इंटरव्यू उनके उतार रहा था पेट से और सारी बातें में लिख रहा था, उस समय सचमुच में ऐसा मुझे रियलाइज होता रहा और कई बार जोया, कई बार वो आंखें घर आई हैं या सचमुच में ऐसा हुआ। मैं किसी स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव नहीं करता और न किसी बाहरी दुनिया में यकीन करता हूँ मैं, लेकिन ये एहसास मुझे भी हुआ कि जैसे वो, मैं तो लिखा भी था मैंने कहीं की, वो सारे शब्द ऐसा लग रहा था कि इनसे इवेपोरेट हो गए हैं। अगरबत्ती का धुआं जैसे होता है ना, वैसे यह भाव जैसे निकलती है, वैसे शब्द भाव बन रहे हैं और फिर वो एक आकृति बन जाते हैं और वो आकृति अपनाती है और फिर वो व्यंग करते हुए हंसते हुए मुझसे कह रहे हैं देखो कहाँ फंसे हुए क्या कर रहे हैं। और शायद कहीं उससे मनोबल बढ़ा और उससे हिम्मत भी मिली कि मैं काम कर सकता हूँ और करता रहता हूँ। तो कभी तो रहेगी ही। मैं पिछले साल गया था उनके कवर पर दोस्ते हुए, क्योंकि जब उनके डेट भी तो जा नहीं सका था, कोरोना का समय था, बहुत लिमिटेड एंट्री उन्होंने की, सिर्फ 4-6 लोग को, वो भी नहीं था कि आप ठीक भी जा सके। तो ये कभी रहा। और बाद में मैं सुखपाल से, उनकी पत्नी से लगभग 2 साल के बाद हिम्मत ही नहीं हुई, चूँकि मैं नॉन बिलीवर, तो मैं ईश्वर विश्वास नहीं करता, तो मैं किसी को ये सांत्वना भी नहीं दे सकता कि भगवान है ना, तो मैं जानता हूँ भगवान नहीं है। तो और मैं आपको कैसे भरोसा दिला सकता हूँ भगवान है। आप बीमार हो तो भी नहीं, मैं बीमारों को देखना अस्पताल नहीं है, क्योंकि जो इलाज घर वाले करवा रहे हैं या जो डॉक्टर इलाज कर रहा है, उसके अलावा और मैं बाहर आदमी क्या कर सकता हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए यहाँ आया। तो और चूँकि मैं भगवान नहीं कहता, मैं ये भी नहीं कह सकता सब ठीक हो जाएगा, भगवान है मैं तुम्हारे लिए, तो वो मैं कह नहीं सकता किसी को। तो ऐसा ही कुछ है जो इरफान आज भी याद आते हैं। इरफान का भी काम, इरफान का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ मेरा। इरफान का अभी और 2 किताबें हैं मेरे पास जो मैं कर रहा हूँ अभी, और भी कुछ लोग हैं जिनके आइडिया जिनके मुझे इरफान को लेकर के, मुझे तो बीच में कुछ पाठकों ने जिन्होंने किताब पढ़ी है, उन्होंने लिखा है कि हम अपनी बात करना चाहते हैं, आप एक ऐसी किताब लिखिए जिसमें उनके फैंस लिखा है। तो देखें कभी मौका मिला तो वो भी करेंगे। तो एक और लाइन है आपकी किताब में, जिससे मैं करूँगी कि किताबें नहीं रहेंगी याद के लिए और इरफान हमारे कुछ सदा रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें इतना सारी बातें बताई, इरफान के बारे में मुझे नज़दीक किया। और मेरी आशा है कि आपके पास जो आपका 250 केजी का पिटारा है, हमें पूरी
उसकी भी साथ एक किताब मिली। किताबें देती रहेंगी अगर प्रकाशक साथ देते रहे और आप लोगों का साथ बना रहा तो किताबें आती हैं। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास जितना जो कुछ है जो खजाने में है मेरे, और मैं यहाँ फिर अपने उसी सागे का दोस्त को याद करूँगा, संजय कुमार को, जो मेरा असिस्टेंट हुआ करता था। कभी क्या हुआ बीच में अचानक मेरा लैपटॉप बहुत भारी हो गया, ओपन करने में 10 मिनट लग गया। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा जो बहुत जानती है कि देखो मेरा लैपटॉप तो इतना तंग कर रहा है। मैंने देखा कहा कि अब क्या करते, फाइल तुम्हारे उस पर पड़ा हुआ है जो 200 GB है। फिर पता चला कि 200 GB में मेरे संजय कुमार ने मेरे सारे आर्टिकल सेव करके छोड़ दिया और वो 10 साल से मेरे पास नहीं था। तो सारे आर्टिकल्स मेरे पास पड़े थे जिसमें से मैं बीच बीच में चीज़ें निकालता हूँ। अब चूँकि रिटायर कर गया हूँ तो पुरानी कहावत थी कि बैठा दुनिया क्या करे, इस कोठी का माल उस कोठी करे। तो मैं आजकल वही कर रहा हूँ, अपने खजाने से चीज़ें निकाल के बनाता हूँ और देता हूँ। तो ई बुक भी है मेरा, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करें तो बहुत खुशी होगी। सिनेमा हॉल नहीं है वो, माहौल है सिनेमा का। तो CINEMAHAUL, अगर आप लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से जाऊँ तो मेरे 10-20 सब्सक्राइबर बन जाए। जी धन्यवाद। बहुत अच्छे सवाल किया ऑडियंस के लिए क्वेश्चन ओपन है। सर, मेरा नाम जसमीन है एंड मैं खुद भी लिखने की कोशिश करती हूँ। मैंने अभी जिंदगी एक बुक अपनी भी पब्लिश की थी जो कि विभाजन के ऊपर है, और कुछ समय पहले मैंने स्क्रीन राइटिंग इंटर्नशिप की थी। तो मेरा ये एक सवाल है आपसे कि जैसे कोई भी मूवी होती है या फिल्म होती है, कोई भी प्रोडक्शन होती है, इसमें हमेशा जो है एक्टर्स का नाम आगे आता है, मगर जो राइटर है जिनकी वो क्रिएटिविटी है उनका हमें पता ही नहीं चलता है कि उसके पीछे लिखने वाला कौन है। अब जैसे मैं अब आपसे मिलना हुआ आज, आपके बारे में मुझे जानने को मिला जब मैंने डोरेमोन का पोस्टर देखा इस इवेंट का। बट मुझे नहीं लगता कि इससे पहले अगर मुझे इस इवेंट के बारे में ना पता चलता तो मुझे आपके बारे में कभी पता चलता। मैं आपके बारे में भी फिर काफ़ी पढ़ा इंटरनेट से कि मतलब आपने क्या क्या किया है। तो किस तरह से मैं आपकी तरह ही और राइटर जर्नलिस्ट के बारे में पढ़ सकती हूँ, मतलब कैसे ऐसे सोर्सेज हैं जो जहाँ से मैं अपनी इन्फॉर्मेशन पढ़ा। राइटर्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती और हम लोग जब रिव्यू भी करते हैं तो अमूमन राइटर्स का नाम भूल जाते हैं और याद भी नहीं रहता, लिख भी नहीं पाते हैं। ये है, ये कमी तो है, हमारे पूरे सिस्टम की कमी है जो एक फैशन चल गया है लिखने का, उसमें है। लेकिन अगर आपके जैसे सिंसियर ऑडियंस है, रीडर है, तो वो जानना चाहता है कि राइटर कौन है, और अगर आप खोजेंगे तो जरूर मिल जाएगा। और मेरे एक मित्र हैं, वो कहा करते थे या करते भी हैं कि कोई भी फिल्म आती है तो सबसे पहले वो राइटर को खोजते हैं या राइटर के नाम से ही पुरानी फिल्में देखते हैं। पुरानी फिल्म राइटर के नाम से गूगल करके देखते हैं कि उसने कौन कौन सी फिल्में लिखी है। वो एक्टर के नाम से नहीं खोजते, डायरेक्टर के नाम से नहीं खोजते। जैसे एक जमाने में पंडित मुखराम शर्मा बहुत बड़े राइटर थे हिंदी फिल्मों के, आज लोग नाम भी नहीं जानते। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वजाहत मिर्जा बहुत बड़े राइटर हुए हिंदी फिल्मों के। मैं एक कोशिश बीच में मैंने की थी और बीच बीच में करता रहता हूँ कि लेखकों के ऊपर भी मैं अपना यूट्यूब चैनल पर कभी बात करता हूँ या उनके बारे में बताता हूँ। मेरी कोशिश है एक कंपाइलेशन में करने के मूड में हूँ जहाँ देश के ऐसे 50 राइटर्स लिख दूँ मैं कि उन्होंने क्या क्या फिल्में की हैं, क्या काम किया, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अच्छा है आप जैसे रीडर आएंगे, आप जैसे ऑडियंस आएंगे जो खोज करेंगे राइटर्स की तो जरूर आएगा। लेकिन होता क्या है कि जो दिखता है वही दिखता है। वो फिल्म देखते हुए हमें एक्टर्स दिखते हैं, उनका काम दिखता है, उनके पीछे की जो मेहनत होती है वो नहीं दिखाई पड़ती है। आज ही सुबह मेरी बात हुई थी किसी से, मैंने फेसबुक पर डाला एक स्टेटस डाला मैंने कि हिंदी फिल्मों में पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा मैंने लिखा। और हिंदी प्रदेश इस मामले में फिसल गई है, हिंदी प्रतिष्ठों का कोई योगदान नहीं है हिंदी सिनेमा में। इसी पे बात होने लगी तो लोगों ने
किसी ने कहा कि हाँ बहुत सारे कलाकार वहाँ से आए, तो कलाकार क्या है, तंबूरे होते हैं। जब आप बिल्डिंग कहीं दूर से भी अच्छी बिल्डिंग देखें, ऊपर जो बल्ब चमक रहे होते हैं ना, वही दिखाई देते हैं। ये स्टार हमारे वही होते हैं, बल्ब होते हैं जो चमक रहे होते हैं। लेकिन नींव जिस पर इमारत खड़ी है, वो टेक्नीशियंस होते हैं, वो डायरेक्टर्स होते हैं, वो राइटर्स होते हैं, जिनके दम पे वो बिल्डिंग खड़ी होती है। तो अगर तंबूरे छोड़ करके आप बिल्डिंग की तरफ जाएंगे, इमारत की तरफ जाएंगे, देखना चाहेंगे, तो ये सारी बातें विभाजन मेरा भी एक विषय है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा अगर रुकेंगे तो मैं आपसे शुक्रिया। अब मैं डॉली सिंह जी को आगे आने और लेखक को सम्मानित करने का निवेदन करती हूँ। मैदान फाउंडेशन और एहसास वुमेन की ओर से मैं दीपिका सिंह अब सभी अतिथियों को हम आपके आभारी हैं। आप अपने प्रयोजक श्री सेमैन और 2 नंबर 3 के लिए आभारी हैं। थैंक यू। बुक इरफान है, तो प्लीज आप सब एक कॉपी ले लीजिए एंड यहाँ से साइन करा लीजिए। अब न देखना, रात थी यहाँ और हो रहा है अब तो सवेरा। हमने तो ये सीखा, कुदरत को है पता, हम सबको चाहिए क्या। कितना हंसी ये मौका है, तो रहे जागरूक और सही है जो वो